बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है। सबसे पहले वेलोसिटी का जिक्र है तो आप लोग को पता है कि वेलोसिटी इज़ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास द शॉर्टेस्ट इन द स्ट्रेट डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर उस डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आएगा तो उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी एक न्यू कंसेप्ट है जिसको अब हम पढ़ेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी एक न्यू कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग को पता है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। एयर रेजिस्टेंस, एयर तो आप लोग जानते हैं कि इस हवा को बोलते हो। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन। अपोजिशन, जब हवा में कोई फ्लूइड में कोई अपोजिशन होगी तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। फ्लूइड में जो अपोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और जो हमारे पास बॉडीज़ में यानी फ्लूइड के अलावा सॉलिड बॉडीज़ जो होते हैं उसमें जो अपोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन और ड्रैग फोर्स। फिर आप लोग के पास एयर रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? एटम्स और एटम्स में मालिक्यूल की वजह से एयर रेजिस्टेंस होती है। जितने एयर मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, जितने एटम्स ज़्यादा होंगे, जितने मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उतना ही उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसमें वो अपोजिशन ज़्यादा ऑफर करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एयर की प्रेशर ज़्यादा है तो अगर मैं उसमें कोई चीज़ पास करूँगी तो उसमें वो मुश्किल से पास होगी क्योंकि उसमें अपोजिशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी अगर एटम्स और मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से आप लोग के पास क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस होता है। और एयर रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन या ड्रैग फोर्स। फिर आप लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी। यहाँ पे आप लोगों ने ड्रैग फोर्स की इक्वेशन में पढ़ा था कि ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा स्पीड से आप लोग जाओगे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों पे ड्रैग फोर्स अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गाड़ी में जा रहे हो तो अगर स्लो स्पीड पे जा रहे हो और आप अपने हाथ को इस तरह निकाले तो आप पे ड्रैग फोर्स कम लगेगा क्योंकि आप वो स्लो स्पीड है। लेकिन अगर हाई स्पीड से जाओगे, हाई स्पीड से वेलोसिटी है, आप लोग की वेलोसिटी जो है वो हाई है और फिर आप लोग विंडो से हाथ को निकाले बाहर तो आप पे ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा। आपके हाथ पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा स्लो और हाई स्पीड पे। आप कभी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आप लोग के पास वेलोसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा आप लोग के पास एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स होगा। फिर साइज़ पे भी डिपेंड है। अगर बड़ा साइज़ है तो उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस होगा। अगर छोटा साइज़ है तो छोटा साइज़ पे कम ड्रैग फोर्स लगेगा। जिस तरह यहाँ पे आर का मतलब है शेप, यानी उसकी रेडियस। तो यहाँ पे साइज़ मैंने लिखा है, साइज़ और रेडियस एक ही है। तीसरी चीज़ जो है वो है एयर डेंसिटी। अब एयर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी तो आप लोग को पता है कि डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एयर डेंसिटी का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स का वो दबाव। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ है और ये इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया है। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा है। जब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं स्पेस में चली जाऊँ, स्पेस में, और आप लोग को पता है कि स्पेस वैक्यूम है, एक खला है जिसमें आप लोग के पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होती क्योंकि स्पेस का मतलब है वैक्यूम और वैक्यूम आप लोग को पता है कि वैक्यूम में नहीं होती। तो यहाँ पे एयर डेंसिटी ज़्यादा है। तो एयर डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो आप लोग को पता है कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एयर डेंसिटी। मतलब अगर एयर डेंसिटी ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो आप लोग के पास एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, मतलब ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगा। फिर आप लोग के बुक में लिखा है कि अगर आप लोग के पास, फॉर एग्जांपल मैं एक केस ले लूँ कि आप लोग के पास फोर्स 0 के बराबर है। फोर्स 0 के बराबर का मतलब क्या है कि फोर्स इज़ इक्वल टू ma। तो फोर्स तब 0 होगा जब मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप लोग के पास फोर्स 0 होगा।
ये आप लोग के बुक में फर्स्ट 1 पैराग्राफ में है। तो अगर फोर्स 0 होगा तो मतलब ये कि एसेलरेशन 0 है, और एसेलरेशन 0 का मतलब ये है कि वो बॉडी एसेलरेट कर रहा है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो तब आप लोग के पास एसेलरेशन 0 होगा। तो कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी और उसका एसेलरेशन 0 होगा तो एसेलरेशन 0 होने की वजह से उस पर जो फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा, और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जिस तरह आप लोग मैकेनिकल में जब पढ़ रहे थे, यानी सॉलिड फिजिक्स में सॉलिड को जब डिस्कस कर रहे थे, यानी बॉडीज़ को, कार्स को, तो वहाँ पे आप लोग बोलते थे कि आप लोग के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती थी। सिंपल, यहाँ पे जो एयर के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसके लिए हम यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग के बुक में भी यहाँ पे यही पैराग्राफ लिखा है, व्हेन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 then acceleration terminates. When acceleration terminates, we say that the object has रीच इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। यानी अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब है कि उसकी एसेलरेशन 0 है। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म होना, कि उसकी एसेलरेशन ख़त्म हुई है, एसेलरेशन 0 के बराबर है। और अगर एसेलरेशन 0 के बराबर है तो मतलब ये कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो मतलब ये कि वो आप लोग के पास टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लूइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि हम टर्मिनल वेलोसिटी के, वो वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे हम गेन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट लिया है, या कोई भी स्फेरिकल फॉर एग्जांपल बॉडी ली हुई है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, या आप लोग ड्रॉपलेट भी ले सकते हैं, यानी जो बारिश का जो वो ड्रॉप होता है वो भी ले सकते हैं, या फॉग का, तो कोई भी ड्रॉपलेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, तो जब मैं स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे मैं इस तरह करूँगी कि इसको फॉलिंग करूँगी नीचे, फ्रीली फॉलिंग दूँगी, मतलब उसको नीचे उतारूँगी। तो जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट था, तो इनिशियल पॉइंट पे 80 = 0 सेकेंड, आप लोग के पास वेलोसिटी जो है वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी है ना, तो उसने टाइम के साथ, जब इनिशियली टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0, इसने कोई भी वेलोसिटी गेन नहीं की हुई। तो यहाँ पे इस बॉडी पे सिंपल एक फोर्स अकर हो रहा है, एक ही चीज़ है, वो है वेट। सही है। तो जब ये रेस्ट पे था तो आप लोग के पास यहाँ पे 2 चीज़ें थी, और एक चीज़ जो आप लोग के पास है वो है वेट। एट रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकर हो रही है, क्योंकि अब जब मैं इसको फॉल करूँगी तो वो नीचे जाएगी। अब t = 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 1 सेकेंड। अब यहाँ पे जब इसने फॉलिंग करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे तो एयर मौजूद है, एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो जब इसका वेट डाउनवर्ड था तो इस पे एयर रेजिस्टेंस ने भी अपना काम शुरू कर दिया, यानी एयर रेजिस्टेंस उसको रोक रहा था, और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रहा था, जबकि ड्रैग फोर्स ने इसको रोकना शुरू किया। अब यहाँ पे ड्रैग फोर्स इस पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 80 = 1 सेकेंड, यानी बिल्कुल इनिशियली पॉइंट पे, जबकि इसका वेट ज़्यादा है और ड्रैग फोर्स कम है, एंड v1 = 1 सेकेंड। सही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू fd, तो ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब ड्रैग फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि वेट ज़्यादा है। अब मैं थोड़ा नीचे जाऊँगी, यहाँ पे वही वाला केस मैंने दोबारा लिखा हुआ है। अब 80 = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे आप लोग के पास v2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। v2 जो है वो v1 से ग्रेटर देन है, v1 आप लोग के पास 1 सेकेंड, अब यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, अब v2 2 मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के साथ टाइम भी इंक्रीज़ हुआ है और वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो गई है, टाइम भी इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हुआ है और वेट भी ज़्यादा हुआ है। तो ये एक ऐसा केस है जब ड्रैग फोर्स टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा था, जबकि वेट तो आप लोग के पास कांस्टेंट है, वो वेट तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा।
सिंपल वेट आप लोग के पास कांस्टेंट है क्योंकि वेट इज़ इक्वल टू mg, और ये तो अर्थ पे है, g इज़ इक्वल टू कांस्टेंट 9.8 एंड मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो मास भी चेंज नहीं हो रहा और ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो रही, तो वेट भी आप लोग के पास कांस्टेंट है। सिंपल जो चीज़ चेंज हो रही है वो है ड्रैग फोर्स। अब ये वाला पॉइंट, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि ये दोनों बराबर हो गए हैं, यानी ड्रैग फोर्स आप लोग के पास वेट के बराबर हो गया है। ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू w। तो जब ये ड्रैग फोर्स w के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये v2, तो ये इसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि अब जब इसकी मोशन होगी वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन होगी। क्योंकि आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जब इक्वल हो जाए तो वो चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगी अगर वो मोशन में है। हमने पढ़ा था ना कि अगर नॉर्मल फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाए तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में हो जाती है। किस चीज़ में हो जाती है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो चीज़ जब मोशन करेगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगी। आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये फोर्स नॉर्मल फोर्स और ड्रैग फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स और जब वेट बराबर हुआ है तो वो चीज़ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करेगा क्योंकि वो तो मोशन में है। वो तो तब कैंसिल आउट करता है जब वो रेस्ट पे होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो मोशन में है। अब जब मोशन में है और ड्रैग फोर्स और वेट आप लोग के पास बराबर हुआ है तो मतलब ये कि वो चीज़ अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा, और यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब इस बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा। अब एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी v3 इज इक्वल टू v2, यहाँ पे भी उसका जो सेकेंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी v2 आप लोग के पास जो है v3 सॉरी वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी जो वेलोसिटी यहाँ पे थी अब यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे भी इसकी v2, v3 और v4 ये सारे वेलोसिटीज इक्वल है, और वो डाउनवर्ड जब जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि अब उस पर वो ड्रैग फोर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, यानी वो टाइम आ गया है जब ड्रैग फोर्स और वेट आप लोग के पास बराबर हुआ है। अब एयर रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ नहीं हो सकता। जिस तरह हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे ना कि एक ख़ास पॉइंट पर जाके फिर वेलोसिटी और इंक्रीज़ नहीं होगी, इसी तरह ये एक ख़ास पॉइंट आ गया है जब इसके बाद और एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी और वो वेट के बराबर हुआ है, क्योंकि वेट तो कांस्टेंट रहेगा और ड्रैग फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जब ड्रैग फोर्स इतना इंक्रीज हुआ है जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एक खास पॉइंट पे इंक्रीज होके फिर उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, तो इसी तरह यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इसके बाद और दबाव में नहीं आ सकता। जितने मॉलिक्यूल्स थे उसने उतना ही फोर्स लगाया है, इसके बाद उसका वो फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी गेन होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। आई नो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े से एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर आप लोग स्टार्ट में इसी तरह डिस्कस किया करें कि ये क्या चीज़ है, न्यू कंसेप्ट है, एयर रेजिस्टेंस के बारे में यानी समझे, फिर फैक्टर पे क्या फैक्टिंग है, फिर ये एग्जांपल को समझाए, फिर इसके बाद आप लोग जब डिफिनीशन पे जाओगे तो अभी आप लोग को समझ आ जाएगा। मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। आप लोग स्पीड और वेलोसिटी पर एक ही बात है, आप लोग वेलोसिटी और स्पीड बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड या मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड, यानी वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड के उसके बाद वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता। तो वो उस वेलोसिटी उस यूनिफॉर्म स्पीड को आप लोग बोलोगे टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पे हम का मतलब है एयर हमने दिया हुआ है, सही है। और इसका एक आप लोग इसके बाद हेडिंग दे दोगे कि इसके लिए कंडीशन कौन सा होना चाहिए, यानी हेडिंग्स में आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू वेट, तो तब ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी पे जाएगी जब उसका ड्रैग फोर्स वेट के बराबर आ जाए। दिस इज़ द कंडीशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। दूसरा है आप लोग के पास मैथमेटिकल डिराइवेशन। अब जब मैथमेटिकल डिराइवेशन करोगे तो आप लोग के पास फॉर एग्जांपल ये एक ड्रॉपलेट है, मैं वही वाला ड्रॉपलेट दोबारा बना रही हूँ, तो इस पर एक फोर्स अपवर्ड है, दूसरा फोर्स डाउनवर्ड है। दिस इज़ द Fg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, और दिस इज़ द
ड्रैग फोर्स। तो आप लोग के पास दोनों का नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स जो होगा वो है Fg माइनस Fd, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू MA एंड FG इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ये तो आप लोग को पता है। वैल्यूज पुट करके आप लोग के पास ये आ जाएगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये कंडीशन मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक्सेलरेशन आप लोग के पास 0 हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग के पास वो चीज़ टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगी। तो ए टर्मिनल स्पीड या आप लोग ए टर्मिनल वेलोसिटी आप लोग के पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, देन ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड टर्मिनल वेलोसिटी VT से डिनोट करोगे। फिर टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करके आप लोग के पास FD डिवाइडेड बाय 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R आ जाएगा। अब आप लोग FD की जगह mg भी पुट कर सकते हो, बिकॉज FD इज इक्वल टू आप लोग के पास W, तो तब वो चीज़ टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। तो FD इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे ये पुट करके आप लोग के पास एक फॉर्म आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। अब अगर ऑब्जेक्ट, ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग इसके लिए ले सकते हो। अब अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल बॉडी है और उसके लिए आप लोग ले रहे हो, एक स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आप लोग लोगे तो स्फेरिकल बॉडी के लिए डेंसिटी आप लोग को पता है कि वो बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रो वी आ जाएगा। अब आप लोग को ये भी पता है कि स्फेरिकल बॉडी के लिए जो वॉल्यूम होता है वो है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आप लोग के पास आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे v की वैल्यू पुट करके आप लोग के पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब मास की जगह जो पिछला वाला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग ये वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे जो है दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करके आप लोग के पास ये इक्वेशन आ जाएगा। कैंसिल आउट करके आप लोग यानी फाइनलाइज करके R के साथ कैंसिल 6 ये आप लोग कैंसिल आउट करके आप लोग के पास ये इक्वेशन टर्मिनल वेलोसिटी की आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग यहाँ पे दो इक्वेशन टर्मिनल स्पीड की आ गई है, ये एक ये है और एक ये है। दोनों आप लोग ले सकते हैं, लेकिन सिंपल फ़र्क ये है अगर आप लोग को मास की वैल्यू दी हुई हो तो आप लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग को मास की वैल्यू ना दी हुई हो तो फिर आप लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं अगर डेंसिटी की वैल्यू दी हुई हो। दोनों सेम इक्वेशन है। यहाँ पे भी टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो टर्मिनल स्पीड कम होगा, अगर विस्कोसिटी कम होगा तो टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होगा। मतलब ये कि अगर आप लोग के पास वो विस्कोसिटी की जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी तो आप लोग के पास टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू G एंड यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू G। सिंपल डिफरेंस है R का, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R² है। लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R तब होगा जब आप लोग को मास की वैल्यू गिवन होगी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस होगा। लेकिन अगर मास की वैल्यू ना दी हुई हो तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R² होगा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि टर्मिनल स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। टर्मिनल स्पीड आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इस पॉइंट पे आके फिर टर्मिनल स्पीड गेन हो जाती है। अच्छा, ये वाला डायग्राम अगर आप लोग देख ले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले आप लोग के पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके आप लोग के पास वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस इज़ द टाइम। टाइम के साथ चेंज हो रहा था मतलब इंक्रीज हो रहा था। फिर एक ख़ास पॉइंट पे आके आप लोग के पास टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो गई है। दिस इज़ द डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास टर्मिनल स्पीड फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टर्मिनल स्पीड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए दी हुई है, और यहाँ पे ये बता है कि आप लोग के पास टर्मिनल स्पीड साइज़ पे डिपेंड है, शेप पे डिपेंड है, और एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट किस तरह ओरिएंटेशन कर रहा है इस पे डिपेंड है। सही है, तो ये आप लोग खुद देख ले। अच्छा, फिर इसके बाद है पैराशूट का एग्जाम्पल फिर मैं वो दूसरे वाले एग्जाम्पल 6.1 के साथ कर लूँगी, दूसरी वीडियो बना दूँगी तो उसके साथ कर लूँगी। एंड असाइनमेंट 6.1 जो है ये आप लोग का असाइनमेंट है, ये आप लोग सॉल्व करके फिर मुझे सेंड कर दे, या जहाँ पे भी मसला हो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।